हेलो एवरीवन, दिस इज राम मौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक फ्रेश स्टार्ट है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर का। तो आप लोग अपनी जर्नी का स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तब भी आपसे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन आप लोग उसे धीरे धीरे कवर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर सीखो साइंस पे। ठीक, तो आप लोग आज से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी का करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम कवर करने वाले हैं, आज हमारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे वह है, एक मिनट, टॉपिक टू बी कवर्ड आज होंगे। इंट्रोडक्शन होगा करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन होगा। करंट डेंसिटी क्या होती है इसे बताया जाएगा। ठीक, ड्रिफ्ट स्पीड बताया जाएगा और रिलैक्सेशन टाइम बताएगा, टाउ। ठीक, तो इतने सारे चीज़ों का डिस्कस आपसे करा जाएगा। अभी आपको ये सब नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग अभी जस्ट आप लोग आए होंगे 12th में। ठीक, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और इसे एक लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक को। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ते आखिर क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में तो बस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे कमरे में बहुत सारी लाइटें लगी हैं, तो आप वह भी कब देख पा रहेंगे जब यहाँ पर लाइटें लगी हैं, तो वह उसमें भी किसका योगदान है, इलेक्ट्रिक करंट का। आप मेरी बातें सुन पा रहे हो, मैं बोल पा रहा हूँ, कैमरे आगे कैमरा लगा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि केवल किस पे चल रही हैं, इलेक्ट्रिक करंट पे ही चल रही है। मतलब यहाँ पर करंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप गार्डन में बैठ के देख रहे हो, छत पे अपने बैठ के देख रहे हो, तब भी वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट तो होगी आपके आसपास में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट का आज हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ लीजिए योगदान है। ठीक, हमारे वॉशिंग मशीन हो गए, मिक्सर मशीन हो गए, हमारे फैंस हो गए, तो जितने भी सारी चीज़ें आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं अधिकतर इलेक्ट्रिक करंट से ही चल रही हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या। हम देख तो रहे हैं कि लाइट आ गई, लाइट चली गई, फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं लेकिन उसका अंदर से कुछ फील नहीं आ पाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या उसे हम देखेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट अ पॉइंट और रीजन। बोल क्या रहा है कि तुम्हें एक सर्किट दिख रही होगी, यहाँ पर देखना ध्यान से। एक सेल लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है और एक वायर है जिसे हम इस चैप्टर में कंडक्टर्स के नाम से जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, इससे एक बल्ब कनेक्टेड है, बल्ब जो है हमारा जल रहा है और यहाँ से फिर यह सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल पर चला गया सेल के। ठीक, कुछ ऐसा हमारा सर्किट है। इस सर्किट में अब देखना तुम लोग, यहाँ से चार्जेस निकल के आ रहे हैं इस तरह से। चार्जेस करती क्या है, जो हमारी सेल होती है वह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिए, एक पाइप से मैं कंपेयर करके हमेशा बताता हूं कि पाइप में अगर पानी कब फ्लो करेगी, जब हाइट का कुछ डिफरेंस होगा। मतलब हमें पानी को नीचे से ऊपर ना मतलब ऊपर से नीचे लाना होगा। अगर हम नीचे से ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे पानी को तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मेहनत भी लगेगा, वह चढ़ नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ऊपर से नीचे चढ़ाने की कोशिश करें पानी को तो बहुत आराम से आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हाइट डिफरेंस होती है। तो करंट को भी चलने के लिए हाइट डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। और एक तरह का डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो कौन क्रिएट करता है? वह क्रिएट करता है हमारा सेल, ताकि चार्जेस का फ्लो हो सके पूरी सर्किट में। चार्जेस का फ्लो होने के लिए सर्किट में हम क्रिएट करवाते हैं अपने सेल को लगाकर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर एक हायर पोटेंशियल होता है, एक हायर पोटेंशियल प्लस होता है, एक लोअर पोटेंशियल माइनस होता है। तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से अब होता क्या है, जब भी हम सर्किट में लगाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कंडक्टर से होकर के, हमारे बल्ब से होकर के फिर से उस पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इस तरह से चलता रहता है उस पूरी सर्किट में। और जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है वह एक तरह का चार्ज ही है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है डिफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट ए पॉइंट और ए रीजन। यह बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वह चार्जेस का फ्लो है एक गिवन टाइम में। तो चार्ज फ्लो डिवाइड बाय गिवन टाइम को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं।
अगर हमें टाइम दे दिया जाए और हमें बोल दिया जाए कि इतने इतने में इतने चार्ज चले गए और हमें उस टाइम को डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिल जाएगी कि हमारी इतनी इलेक्ट्रिक करंट बनी। ठीक, तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक, पास्ट ए पॉइंट और ए रीजन, अगर हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रिएट करें यहाँ पर, तो इस एरिया से कितने चार्ज कितने टाइम में जा चुके हैं, रेट क्या है उसकी, बस उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसके चलते हैं थोड़े से फार्मूले को देखते हैं कि इसका फार्मूला कैसा कैसा आता है। अब सबसे पहले एवरेज करंट की बात करते हैं कि एवरेज करंट क्या होता है। तो आई एवरेज अगर देखा जाए, एक मिनट, आई एवरेज करंट को देखा जाए सबसे पहले, तो एवरेज करंट की फार्मूला आपने देख रखा होगा अभी कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू है हमारा एवरेज की मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि हमारे इनिशियल से लेके फाइनल तक कितने चार्जेस फ्लो कर गए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। ठीक, तो फाइनल माइनस इनिशियल यहां पर कर देंगे फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, इस तरह से करेंगे। डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, मतलब फाइनल टाइम कितना लगा और जब टाइम जीरो था तब कितना टाइम, मतलब टाइम जीरो था तब से लेके जितना टाइम तक वह चार्ज फ्लो किया सर्किट में। तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, मतलब इनिशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा क्यू का उतना ज़्यादा यहाँ पर योगदान ना है जितना क्वेश्चन किस पे आते हैं, इंस्टेंटेनियस पे आते हैं। तो हमने पढ़ा कि यह तो क्या है, एक एवरेज करंट हमें बताता है। जब भी हम किसी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो हमें अधिकतर क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस करंट पे देखने को मिलता है। अब इंस्टेंटेनियस करंट होता क्या है? अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पकड़ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें से कितने चार्ज फ्लो कर गए इतने टाइम में, मतलब हम उस टाइम से डिवाइड कर रहे हैं उस चार्ज को, तो हमें मिल जा रहा है करंट की वैल्यू। यह कब होता है, हमें जब एवरेज करंट कब पूछता है तो हम कब उसका जवाब देते हैं? जब हमसे पूछ ले कि इतने टाइम में इतने चार्ज चले गए हैं तो इतने से लेके इतने टाइम में कितनी हमारी करंट बनी, मतलब हमें फाइनल से लेके इनिशियल तक सभी टाइम्स को देखना पड़ता है और फाइनल कितने चार्ज फ्लो कर गए हैं और इनिशियल कितने चार्ज से शुरुआत हुई थी वे सब हमें देखना पड़ता है जब हम एवरेज करंट की बात करते हैं। लेकिन वही इंस्टेंटेनियस की बात की जाए, मतलब एट ए पॉइंट की बात की जाए, कि जब हमसे पूछ ले कोई हमसे पूछ ले कि 3 सेकंड पे कितना करंट है, 4 सेकंड पे कितना करंट है, तो इस चीज को हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और वह कब आएगा? जब हमारे डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो। जब डेल्टा टी हमारी टेंडिंग टू जीरो होती है तो हम डेल्टा टी को dt लिख देते हैं और आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाती है, आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हो जाती है हमारी dq बाय dt, मतलब छोटा सा चार्ज फ्लो कर गया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से छोटे से टाइम में। तो I इज इक्वल टू DQ बाय dt में DQ क्या है, एक छोटा सा चार्ज है, एक कम टाइम में, dt क्या है, एक छोटी सी टाइम है, मतलब एट ए पॉइंट की बात हो रही है कि 3 सेकंड पे 4 सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो कर गया सर्किट से। तो I इज इक्वल टू DQ बाय dt, इसी को हम I इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू DQ बाय dt, इतना हमारी होती है। ठीक, अब थोड़ा सा और इसे इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें एक चीज और देखा होगा, अब जब डिराइव हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा, एक मिनट, तुम्हें एक चीज और देखा होगा क्या, कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई इंस्टेंटेनियस को अगर मैं आई केवल दिखा दूं, आई इज इक्वल टू DQ बाय dt, तो DQ बराबर हो जाएगा तुम्हारा आई dt। ठीक, अगर हमसे कोई पूछ ले कि टोटल चार्ज क्या होगा, हमें करंट की वैल्यू दे दे और टाइम की वैल्यू तो नहीं देगा, मतलब है तो अगर हमें करंट जो वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, अगर हमें करंट फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है, अगर हमें करंट कुछ इस तरह से दे दे 3t² प्लस 2t माइनस 1 इस तरह से कुछ दे दे, तो इसे हम बोल रहे हैं कि फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमें कुछ इस तरह से दिया हो करंट की वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, तब हम कैसे निकाल पाएंगे कि टोटल चार्ज कितना है। अगर हमें इससे टोटल चार्ज निकालना हो तो इसे निकालने का तरीका क्या है,
तो हम करेंगे क्या, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई भी पढ़ा देगा तुम्हें इंटीग्रेशन, लेकिन बहुत बेसिक इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज होगा, बहुत हाई फाइन है। ठीक, तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू मतलब छोटे छोटे चार्जेस को ऐड करके हमारे कितने मिल जाते हैं, हमें टोटल चार्जेस की वैल्यू मिल जाती है। मान लेते हैं इस टोटल चार्ज की वैल्यू डेल्टा क्यू आ गई, मतलब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ पर क्यू फाइनल कुछ होगा, यहाँ पर क्यू इनिशियल कुछ होगा, और क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ही हम बोल देते हैं डेल्टा क्यू। मान लो डेल्टा क्यू है, मतलब चेंज ही तो आएगी उससे, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो डेल्टा क्यू, और इसे हम ऐसे रहने देते हैं आई डी टी। तो हमारा एक फार्मूला और डिराइव होकर आ जाएगा, कौन सा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। एक मिनट, आपने लिखा था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी में डेल्टा क्यू की जगह पर तुम क्या रखोगे, डेल्टा क्यू की जगह पर तुम रख दो आई डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, अब छोटे से टाइम की बात हो रही है तो डेल्टा टी को हम क्या लिख देंगे, एक छोटा सा टाइम लिख देंगे, मतलब डी टी लिख देंगे। तो आई एवरेज, इसे हम बोलते हैं आई एवरेज, इसे हम बोलते हैं आई एवरेज, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये होता है हमारा एक एवरेज करंट, लेकिन तुमने अभी तक शायद ना देखा हो, लेकिन ये हमारा एक एवरेज करंट का फार्मूला है, जो कि अधिकतर केसों में तुम्हें कब देखने को मिलेगा, जब तुम पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट जब तुम पढ़ोगे तो इस फार्मूले का तुम्हें यूज देखने को वहां पर मिलेगा। तो आई एवरेज की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, इसका हम यूज नहीं करेंगे, बस तुम्हें मैंने डिराइव करके दिखा दिया कि कैसे आता है। तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने तुम्हें बताया, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यह एक फार्मूला हो गया। अगर डेल्टा टी हमारा बहुत स्मॉल हुआ, मतलब एट ए पॉइंट की बात हो, तो डेल्टा टी को हम डी टी लिख देंगे। ठीक, और हमारी एक करंट बनेगी जिसे हम बोलते हैं आई इंस्टेंटेनियस, जिसे हम बोलेंगे डी क्यू बाई डी टी। ठीक, जिसे हम बोलेंगे डी क्यू बाई डी टी। तो ये तुम्हारे दो फार्मूले हो गए, और एक फार्मूला क्या था, एक फार्मूला और था आई एवरेज का, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी। एक आई एवरेज का फार्मूला है, बट अभी तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये तुम्हारा हो गया। अब एक चीज और तुम ध्यान लो कि एरिया अंडर एरिया, अगर तुम्हें ग्राफ दे दिया हो, एरिया अंडर आई टी ग्राफ क्या हमें देता है, एरिया अंडर आई टी ग्राफ हमें चार्ज की वैल्यू देता है। मान लो अगर तुम्हें कोई ग्राफ दी गई हो इस तरह से कुछ, मान लो ऐसे ए आई ऊपर दिया हो, नीचे यहाँ पर टी दिया हो, तो आई टी ग्राफ का जो एरिया होगा, इस एरिया को हम निकाल लेंगे अगर, तो यह जो एरिया आएगा, एरिया हमें चार्ज की वैल्यू देगा कि चार्ज कितना कूलम्ब है। ठीक, तो इसके ऊपर क्वेश्चन हम अगले लेक्चर्स में देख लेंगे, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लिख दो। ठीक, आई एवरेज की वैल्यू समझा दिया मैंने तुम्हें, आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू तुम्हें समझा दिया। इतना बेसिक से बता रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा शायद ना देखने को मिले कहीं। ठीक, तो आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी, आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। अब जो आई टी ग्राफ का एरिया होता है वह तुम्हें क्या देता है, एरिया हमें चार्ज की वैल्यू देता है कि कितना कूलम्ब चार्ज। ठीक, अब थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेते हैं। इसके यूनिट की बात करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, डेल्टा टी यूनिट देखना, इसका होता है कूलम्ब, इसका होता है टाइम का सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड भी बोल सकते हो, या फिर इसका एक बढ़िया सा एक यूनिट होता है जिसे हम बोल देते हैं एम्पियर। ठीक, एम्पियर, तो एम्पियर हो गया, फिर कूलम्ब पर सेकंड, इससे कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन एम्पियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम यूनिट लिखना नहीं भूलोगे, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यूनिट लिखना वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तो यूनिट तुम्हें नहीं भूलना है। अब चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। चलो पढ़ते हैं। इन ए कंडक्टर 10 coulombs ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 2 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विल बी। 2 सेकंड के लिए चार्जेस फ्लो, मतलब
10 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ 2 सेकंड के लिए। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने बताया था तुम्हें I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई आई इक्वल टू डेल्टा क्यू क्या लिखना है, क्यू बाई टी भी तुम इसे लिख सकते हो सीधे। जब 2 टाइम दिया हो तब हम डेल्टा क्यू का यूज करेंगे, जब हमें केवल एक ही इंस्टेंट पूछ रहा है 2 सेकंड के लिए तो क्या ही उसका मतलब है। तो क्यू बाई टी, क्यू की जगह पे तुम रख दो 10 डिवाइडेड बाई 2। आई इक्वल टू कितना आ गया 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट इस फ्लो करेगा। अगर 10 कूलाम का चार्ज इस एरिया से होकर जा रहा है 2 सेकंड के लिए, तो तुम्हें 5 एम्पियर का करंट वहां देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, जो कि बहुत बेसिक था। मैं इसे कराने के लिए सहमत भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे अभी तुम 12th में आए हो तो थोड़ा बेसिक से जब स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। अब चलो देखते हैं। ए करंट ऑफ 6.4 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड थ्रू ए कंडक्टर विल बी। बोल क्या रहा है, एक करंट है जो कि 6.4 एम्पियर का है, फ्लो कर रहा है इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड, मतलब पासिंग पर सेकंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे हमें फाइंड करना है, थ्रू ए कंडक्टर विल बी, एक कंडक्टर से होकर। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू एन ई। कहाँ पढ़ा भैया? इससे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ाया गया था Q बराबर एन इंटू ई, जिसे क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा Q बाई ई। ठीक, एन बराबर Q बाई, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है आई इंटू टी बाई ई हो जाएगा। आई इंटू टी होता है, तो इस तरह से तुम्हारा हो गया। Q बराबर एन ही था, एन की जगह पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा एन बराबर Q बाई ई। Q बाई ई लिखा तो I की जगह पे तुम रखोगे 6.4 इंटू टाइम, 1 सेकंड के लिए बोल रहा है, पर सेकंड कितनी चार्ज, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकंड थ्रू ए कंडक्टर विल बी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो Q बराबर I इंटू टी हमने रख दिया, और E के जगह पे देखना, Q के जगह पे हमने I इंटू टी रख दिया, और E के जगह पे क्या लिखते हैं 1.9 इंटू 10⁻⁻19 6 होता है यार, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतने चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा के उसे सही कर देता हूँ, यहाँ पर देखना 1.6 रहेगा। ठीक, तो पॉइंट से पॉइंट इसे हटा देते हैं, अब इसे काट देते हैं, आएगा कितना 4 इंटू 10⁻⁹ इसे ऊपर लेके जाओगे तो 19 आ जाएगा। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे, ठीक, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे 1 सेकंड में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तुम्हें 6.4 एम्पियर का करंट देखने को मिलेगा। अगर तुम इतना करंट, इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा सकते हो एक कंडक्टर से, तुम्हें 6.4 एम्पियर का करंट देखने को मिलेगा। अब कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इसे तुम्हें देखकर समझ में आ गया होगा। ठीक, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार करके चले गए, तब हमें जाकर इतने केवल 6.4 एम्पियर का करंट देखने को मिला। ठीक, तो 6.4 एम्पियर का करंट हमें देखने को मिलेगा तभी जब हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह कितने होंगे, 4 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलो आगे देखते हैं करंट डेंसिटी। अब तुम्हें मैंने एक बेसिक चीज बताई थी, अब देख लो थोड़ा सा, इससे देखने से पहले एक छोटा सा चीज देख लो तुम। मान लो एक कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर के अंदर जो होता है वह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इस तरह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि इन्हें फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। बोलोगे भैया क्या ये ऐसे नहीं मूव करते? मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। मूव और ड्रिफ्ट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं, देखना ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन जो हैं वह रैंडमली मोशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर तुम कंपेयर करने जाओगे, मान लो मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंपेयर करने के लिए लेता हूँ, केवल इस एरिया को मैं कंपेयर करने के लिए लेता हूँ, तो यहाँ से इतने जिगजैग मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का कि ओवरऑल वैल्यू मतलब जितनी मूवमेंट होगी वह जीरो ही आएगी। जितनी ड्रिफ्ट होगी, ड्रिफ्ट का मतलब तुमने जब रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा, रिलेटिव मोशन, तब भी तुम्हें ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ाया गया होगा रिवर बोट प्रॉब्लम में। रिलेटिव मोशन होता क्या है कि उसमें जब कोई बंदा चलने की कोशिश करता है तो वह रिलेटिव मोशन मतलब अगर उसे यहाँ पर जाना हो तो वह यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ताकि वह यहाँ तक पहुँच जाए, कुछ इस तरह से था। तो रिलेटिव मोशन में जब हमने बोला कि अगर यहाँ से जाता है तब यहाँ पर पहुँच जाता है, मतलब इस डिस्टेंस से जो उसके सामने वाला पॉइंट है वहाँ से इस डिस्टेंस को हम ड्रिफ्ट बोलते थे ना। तो ड्रिफ्ट क्या है कि वह ओवरऑल कितनी डिस्टेंस चल गया, ठीक। तो अगर तुम कंपेयर करने जाओगे क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर उस कंडक्टर में, तो अगर इससे जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी आ जाएंगे कि ओवरऑल वैल्यू इसकी जीरो ही हो जाती है। बहुत कम मूवमेंट होता है, इतने ज्यादा कम मूवमेंट होता है कि उनकी ओवरऑल वैल्यू तो जीरो ही लगभग कह सकते हैं आप लोग, ठीक। तो वेलोसिटी इसमें एक्सीलरेशन आता है, लेकिन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन आता है जिससे लगता है कि इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसकी मतलब वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि वहाँ पर बीच बीच में कर्नल्स होते हैं। अब कर्नल्स क्या होते हैं भैया, एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ होल्स। अब होल्स क्या होते हैं, मतलब उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी तो होंगे। पॉजिटिव चार्ज चल नहीं पाते हैं क्योंकि वह न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब चल नहीं पाते तो एक जगह पर रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कंटिन्यूस कोलिजन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकराते रहते हैं। जब कंटिन्यूस कोलिजन्स होता है कर्नल से तो उनकी वेलोसिटी ओवरऑल कम होती चली जाती है। जब कम होती है तो बस थोड़ा बहुत मूव कर पाते इधर उधर। मतलब तुम अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने जाओगे ना, एवरेज वेलोसिटी निकालने चले जाओगे क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो तुम्हें जीरो ही देखने को मिलेगी। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर हमेशा तुम जीरो लेकर चल सकते हो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करा गया है। तो यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं कि करंट की कुछ तो डायरेक्शन होगी करंट की। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स एक समझ लीजिए कि एक तरीके से बना दिया गया उसे कि इलेक्ट्रॉन चलने की अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट चलती है। अगर हमारी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल मूवमेंट की बात मैं कर रहा हूं, मतलब कट पिट होने के बाद अगर हमारी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारी करंट इस डायरेक्शन में बनती है। अब बोलोगे कि भैया करंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो मैं बोलूंगा नहीं, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि कैसे स्केलर है। अब तुम्हें इस डायरेक्शन को देखकर समझ कैसे कि क्योंकि करंट में हम भी देख रहे हैं, तुम भी देख रहे हो कि कंडक्टर में एक ही डायरेक्शन में करंट हमारी जा रही है, तो उसमें तो डायरेक्शन है, तो स्केलर कैसे हो गया? डायरेक्शन है जब, तो स्केलर कैसे हो गया? तो मैं बता दूं यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी डायरेक्शन को पढ़ने के लिए जो हमारे डायरेक्शन हमें दिया होता है, उसी डायरेक्शन को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? करंट डेंसिटी की वैल्यू पढ़ते हैं। करंट डेंसिटी इसीलिए हम पढ़ते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है हमारी करंट हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है वह इलेक्ट्रॉन चलने की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे हैं तो हमारी करंट की डायरेक्शन लेफ्ट में होगी। ठीक, तो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब करंट डेंसिटी पे जंप करते हैं। करंट डेंसिटी होती क्या है, देखना ध्यान से। इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया थ्रू ए कंडक्टर। अब सीधी सादी भाषा में बोलूँ ना तो इस तरह से, इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट परपेंडिकुलर टू द एरिया, पर यूनिट परपेंडिकुलर टू द एरिया थ्रू ए कंडक्टर। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करवाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। मान लो तुम्हारा एक एरिया इस तरह से कुछ टिल्टेड है, जो कि कहां से आया है अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। मान लो तुम्हारा एक कंडक्टर है जिसमें करंट कुछ, एक मिनट, तुम्हारे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी।
देखना है कहाँ से आया। ये तुम्हारा कंडक्टर है, जो ए वाला चीज है तुम्हारा एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। इसमें करंट कुछ इस तरह से जा रही है सीधे। हमने एक ऐसा एरिया लिया जो कि टिल्टेड है, कहाँ से, करंट से, करंट से थोड़ा सा टिल्टेड है। मतलब हमने इस एरिया को नहीं लिया, हमने थोड़ा इस एरिया को कट कर लिया। जैसे तुम गाजर खाए होगे, गाजर को काटते जब हो तो तुम तिरछा काट के उसे देख सकते हो कि कौन सा एरिया आ रहा है, ठीक। तो इस एरिया को हमने लिया, इस एरिया को। तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यार जो कि मैं बार बार रिवीजन नहीं करा पाऊंगा, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अगर मैं उसे रिवीजन कराने बैठ जाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एरिया वेक्टर समझ लो, एरिया एक वेक्टर है जिसकी एरिया हम हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ही अलाउ करते हैं। मतलब हमारी अगर कोई बॉडी है तो उसकी एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ ही होगी, ठीक। एरिया वेक्टर हम हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ही अलाउ करते हैं। तो हमारी ये एरिया है, इस तरह से हम एरिया ले रहे हैं। अगर तुमसे पूछूं कि इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो एरिया वेक्टर मैंने बोला कि हमेशा बाहर की तरफ होता है, एरिया से परपेंडिकुलरली। तो इस टिल्टेड है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से इसका एरिया वेक्टर आएगा। इसे हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। मानते हो कि नहीं? एक हमारा देखो, एक हमारा करंट है, मतलब एक कंडक्टर है जिसके अंदर हमारी करंट आई फ्लो कर रही है कुछ इस तरह से। हमने एक एरिया काटा, इस एरिया से हम निकालना चाहते हैं कि कितनी इसकी करंट डेंसिटी होती है। तो एरिया से करंट इस तरह से जा रहा है। अब हमने देखा कि जो एरिया वेक्टर हमारा आ रहा है वह थीटा एंगल पर है करंट से, थीटा एंगल पर है करंट से। अगर हम एरिया वेक्टर को अब कंपोनेंट्स में तोड़े तो कैसा आएगा, ध्यान से सुनना। एक तो कुछ इस तरह से आएगा, क्या, कौन सा, ए कॉस, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। जो एंगल के डायरेक्शन में हम तोड़ते हैं कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, जो एंगल के डायरेक्शन में हम तोड़ते हैं कंपोनेंट, मतलब इस कंपोनेंट की अगर बात करें तो यह कितना आएगा, ए आएगा ए कॉस थीटा। ध्यान से सुनना, एंगल की डायरेक्शन में जब भी हम किसी कंपोनेंट को तोड़ते हैं तो एंगल के डायरेक्शन में ए कॉस थीटा होता है, और उसके परपेंडिकुलरली, मतलब एंगल को छोड़कर जो होता है उसमें हम ए साइन थीटा को कंसीडर करते हैं, मतलब ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। अब तुम बताओ कि किस एरिया से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ए कॉस थीटा से या फिर ए साइन थीटा से? सोचो 2 मिनट, 5 सेकंड की टाइम देता हूं। 1 2 3 4 5। क्या तुमने सोचा किस एरिया से करंट ज्यादा फ्लो करेगा? हम उस एरिया को कंसीडर करते हैं करंट डेंसिटी के लिए। कौन से एरिया से ज्यादा करंट फ्लो करेगा? अगर तुम्हें दिख रहा हो तो हमारी करंट कुछ ऐसी है, मतलब हमारी करंट इस तरह से जा रही है, हमारी करंट इस तरह से जा रही है। अगर हम इस एरिया को लेते हैं, मतलब ए साइन थीटा, ध्यान से सुनना, ए साइन थीटा हमारा ए है, ए कॉस थीटा हमारा कुछ इस तरह से है, हमारा ए कॉस थीटा कुछ इस तरह से है, लेकिन ए साइन थीटा हमारा, सुनो थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें। मान लो इससे करंट जा रही है, यहाँ पर करंट जा रही है, तुम स्क्रीन में ही देखो, स्क्रीन में ताको, देखो यहाँ से करंट कुछ इस तरह से, मतलब ये हमारा एरिया है, एक करंट हमारी कुछ इस तरह से जा रही है और एक करंट कुछ इस एरिया को टच भी नहीं कर रही है। कैसे? हमारी करंट ऐसी है, हमारी एरिया वेक्टर ए वाली आ रही है और एक एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलरली आ रही है। तो इस एरिया वेक्टर से तुम देखोगे तो करंट कैसी है, इस एरिया वेक्टर को काटेगी नहीं, बस ऐसे छू के निकल, मतलब इस तरह से कोई करंट नहीं जाएगा। तुम्हें फील नहीं आ रहा होगा। ए कॉस थीटा जो है, देखना, ए कॉस थीटा का एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से एरिया, मतलब ए कॉस थीटा का कंपोनेंट, मतलब तुम्हारा एरिया वेक्टर कुछ ऐसा, और इस जो हमारा करंट होगी पूरी की पूरी उसे काट कर बाहर निकल रही होगी। लेकिन वहीं पर जो हमारा ए साइन थीटा कंपोनेंट है, ए साइन थीटा कंपोनेंट वह कैसा है, वह इस जो है, मतलब ये हमारा करंट है उसके एकदम टच करके केवल ऐसे छू कर निकल रहा है, छू कर निकल रहा है, उसे कट नहीं कर रहा है, उसे छू कर निकल रहा है। छू के निकलने से उसमें कोई करंट नहीं पास करेगी। तो जहां से ज्यादा करंट पास करेगी वह कंपोनेंट हमारा कौन सा है, ए कॉस थीटा। तो मतलब ए कॉस थीटा हमारा राइट हुआ, ए साइन थीटा को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम किस एरिया को कंसीडर करने वाले हैं? हम उस एरिया को कंसीडर करने वाले हैं जो कि पैरेलल है करंट के, मतलब जो हमारी पैरेलल, मतलब जो हमारी करंट है उसी के डायरेक्शन में जो एरिया है, उसी एरिया से हमारी पूरी की पूरी करंट जाने वाली है, उसी एरिया से होकर जाने वाली है। ध्यान से सुनना, जो हमारी एरिया इस तरह से है उसी से सारी करंट होकर जाएगी।
हमारी एरिया मान लो कुछ इस तरह से आई, इस तरह से मान लो ये हमारी एरिया है, तो सारी करंट इसमें से होकर जाएगी, लेकिन जो वहीं पर परपेंडिकुलर है उसे वहां से तो इसे टच करके ही केवल निकल जाएगी। अब तुम कौन सा एरिया लोगे, तुम्हें उस एरिया को लेना पड़ेगा जो उसके पैरेलल है, मतलब तुम ए कॉस थीटा कंपोनेंट के लेकर चलोगे, ए साइन थीटा तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि ए साइन थीटा को केवल वह टच करके निकल रहा है, लेकिन ए कॉस थीटा जो है वह पूरा का पूरा ऐसा एरिया है जो कि उसमें से करंट होके पास कर रही है। अब तुम कैसे लिखोगे, अब हमारा फार्मूला कैसे आएगा, आई इज इक्वल टू लिखोगे, आई इज इक्वल टू जे ए, आई इज इक्वल टू जे ए लिखोगे, तो जे ए लिखेगे मतलब जे करंट डेंसिटी है, लेकिन कौन सा एरिया लेते हैं हम उस एरिया को लेते हैं जो कि उससे पैरेलल है। तो ए कॉस थीटा, हमारा एरिया कौन सा है, ए कॉस थीटा, इस एरिया को तुम ए कॉस थीटा लिख रहे हो, तो एरिया वेक्टर है एक, तो जे भी एक वेक्टर है, तो जे ए कॉस थीटा हमारा आया, कॉस थीटा आया, आई इज इक्वल टू, अब जे ए कॉस थीटा जब होता है तो हम उसे बोलते थे एक डॉट प्रोडक्ट है, तो जे डॉट ए आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, या फिर जे इज इक्वल टू तुम आई बाई ए भी लिख सकते हो, जे इज इक्वल टू आई बाई ए भी लिख सकते हो, जे इज इक्वल टू आई बाई ए भी लिख सकते हो, और आई इज इक्वल टू जे डॉट ए भी लिख सकते हो, और आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अगर तुम कॉस 90 की वैल्यू देखोगे, अब तुम देखना यहाँ पर कुछ कंडीशंस हम देखते हैं, अगर थीटा की वैल्यू तुम्हारी 90 हो जाए तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू अगर तुम 90 लगोगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब करंट क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब कौन सा एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, हमने इस एरिया को ले लिया, तो इस एरिया से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है। जब हमने 90 लिया, इस एंगल से 90, यही तो है 90 हमने ले लिया, तो इससे तो कोई करंट ही नहीं पास कर रहा है, तो मतलब इस एरिया को हम कंसीडर नहीं करेंगे। वहीं पर जब पैरेलली लेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो जे कॉस थीटा आ जाएगी। तो आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, एक मस्त सा फार्मूला हमें देखने को मिल गया। अब तुम इस फार्मूले को याद कर लेना, तो जे इज इक्वल टू देखना, जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो तुम, या फिर ए परपेंडिकुलर एरिया को तुम ले लेना सीधे सीधे, तो आई इज इक्वल टू मतलब उस एरिया को लेना जो कि पैरेलल हो। जे इज इक्वल टू तुम क्या अब लिख सकते हो, जे ए कॉस थीटा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो इसे लिख सकते हो जे डॉट ए। हमें उस एरिया को कंसीडर करना है जो कि पैरेलली हो, करंट के पैरेलल हो, ताकि वहाँ से कुछ करंट तो हमें मिले देखने को। करंट हमें जाता ही नहीं दिखेगा तो हम उसे क्यों कंसीडर करें, इस तरह से नहीं डिफाइन किया गया है करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी का मतलब ही है कि वहाँ से उस एरिया से करंट पास करें। अब चलो आगे आ जाते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड देखते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड है क्या आखिर भैया, इसका फील थोड़ा सा दीजिए। चलो देखते हैं। एक कंडक्टर के अंदर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। कब मूव करेंगे, वैसे तो मूव करते हैं लेकिन उनकी ड्रिफ्ट बहुत कम होती है, मतलब निग्लेजिबल होती है। मैंने बताया तुम्हें, उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब उनकी मूवमेंट भी कहीं ना कहीं 0 ही है। कहीं ना कहीं कर्नल से टकराते, कर्नल्स क्या होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि उस कंडक्टर के अंदर हैं, निगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी तो रहेंगे। अब चलो देखते हैं, एक कंडक्टर है, ध्यान से देखना, एक कंडक्टर बना हुआ है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मतलब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि हमने उसे पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पर इस तरह से कुछ लगा दिया, मतलब हमने उसे सेल से कर दिया, एक उसे हायर पोटेंशियल दे दिया, एक को लोअर पोटेंशियल दे दिया। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पर आना चाहेंगे, इस एंड से यहाँ पर आना चाहेंगे। देखना, यहाँ से निकलकर इलेक्ट्रॉन इस एंड से यहाँ पर आना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो मान लेते हैं इसकी स्पीड कुछ की ले लेते हैं v1, कुछ की स्पीड ले लेते हैं v2, कुछ की स्पीड ले लेते हैं v3। ये रैंडमली मोशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि वे सीधे जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो कुछ इस तरह से उनका मोशन हो जाएगा। अब तो वे कुछ जाते हुए दिखेंगे। तो हम जो ड्रिफ्ट स्पीड की मतलब डिफिनेशन डिफाइन करते हैं, वह एक एवरेज स्पीड ही डिफाइन करते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड तुम्हारी एक एवरेज वैल्यू ही है, v की एवरेज वैल्यू ही है। तो ठीक, तो वी डी इज इक्वल टू, अब तुम सबसे पहले निकालो अलग अलग, सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सीलरेशन होगा कितना अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक्सीलरेशन निकालने से पहले फोर्स निकालो। फोर्स
ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, QE, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखना केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं निगेटिव नहीं लगा रहा हूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू ई। तो मतलब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ई स्मॉल ई, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई, और हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज को, या बराबर Q इंटू ई फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, अब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल टू आ गया ई बाई एम। एक्सेलरेशन आ गया, देखो यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ए इक्वल टू ई बाई एम आ गया। अब तुम्हें ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि मास तो हमेशा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमेशा कांस्टेंट है, ई हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रॉन पर। बदल क्या सकता है, बदल सकता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, बदल क्या सकती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बदल सकती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कांस्टेंट कर दें तो हर चीजें तो कांस्टेंट हो गई, मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो गया तो बहुत लोगों को लगेगा कि एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, हमारी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी तेज होती चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तेज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया तुम्हें, वह आपस में टकराते रहते हैं, जिगजैग मोशन होता रहता है, इसलिए उनकी वेलोसिटी कम होती जाती है और अवेलेबल वेलोसिटी जीरो ही हम कंसीडर करके चलते हैं। अब चलो देखते हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बोलें तो लिखोगे तुम u1 प्लस AT1, लिखोगे, टाइम तो अलग अलग लोगे, T1। अब मैं T1 इस तरह से बोल रहा हूं, अभी तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अब तुम V2 निकालो तो लिखोगे U2 प्लस AT2, T2 रहेगा, T2 इस तरह से लिखोगे। फिर लिखोगे Vn, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी बोल सकते हो, U1 प्लस ATN, इस तरह से कुछ तुम्हारा आएगा। अब मैंने बताया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब या फिर ड्रिफ्ट स्पीड है, वह क्या है, एक तरह से एवरेज स्पीड ही है, तो इसे तुम V एवरेज भी बोल सकते हो। तो मतलब तुम टोटल ऐड कर दो और n से डिवाइड कर दो, एक एवरेज स्पीड है। एवरेज निकालने का तरीका क्या है, तुम करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn डिवाइड बाई n। तो इस तरह से तुम करोगे तो लिखोगे U1 प्लस AT1, U2 प्लस AT2, देखना सॉरी, U2 प्लस AT2, फिर लिखोगे ये U2 हो गया, फिर लिखोगे तुम वहाँ पर डॉट 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 UN प्लस ATN, इस तरह से लिखोगे, डिवाइड बाई n कर दोगे। ठीक, यह तुम्हारी एवरेज है, या फिर डिरेक्टिव बोल सकते हो VD। अब चलो इस यहाँ से थोड़ा सा पेज ऐड करते हैं, देखना क्या होगा। तुम लिखोगे अब VD इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN डिवाइड बाई n। यहाँ पर लिखोगे प्लस A कॉमन कर लो, बचेगा क्या, T1 प्लस T2 TN, लास्ट में डिवाइड बाई n। अब तुम्हें मैंने बताया कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम अगर कंसीडर कर ले तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मोशन तुम ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन राइट में जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में भी आ जाएंगे, और ओवरऑल मतलब एवरेज वेलोसिटी उनकी जीरो हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यह वेलोसिटी तो जीरो ही है, मतलब खत्म है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। अब बची क्या, VD इज इक्वल टू AT1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 TN डिवाइड बाई n। अब इतनी चीज तुम्हारी होती है, इस चीज को हम बोलते हैं टाउ एवरेज, मतलब रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज, यह होता है A टाउ एवरेज। अब भैया टाउ क्या है, टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा आप फंसा रहे हो मुझे, तो रिलैक्सेशन टाइम समझ लो थोड़ा सा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक, तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट करा और यह इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट करा, ये रैंडमली मोशन कर रहे थे, ये रैंडमली मोशन कर रहा था इधर, आपस में जब तक वे एक दूसरे से टकरा नहीं जाते, एक इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद देखो
मान लेते हैं यह पहले इस इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा। ध्यान से सुनना, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस 3 को कंसीडर करो। हम इस इलेक्ट्रॉन को मेन मानेंगे, इसे देखकर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन से मान लो वह टकराया था, एक बार टकरा चुका था उस इलेक्ट्रॉन से। मान लो 2 सेकंड पहले वह टकरा चुका था इस इलेक्ट्रॉन से, 2 सेकंड पहले टकराया था। उसके बाद वह कितने टाइम बाद इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, जो हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक बार टकराने के बाद इस इलेक्ट्रॉन से एक बार टकराने के बाद इस इलेक्ट्रॉन से टकराने में बीच में जितना गैप आया, टाइम का जितना गैप आया, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में मान लो कुछ टाइम पहले टकराया था, तो वही इलेक्ट्रॉन जब तीसरे इलेक्ट्रॉन से कब टकराता है, ध्यान से सुनना, इस इलेक्ट्रॉन को एक बार टक्कर मारा था कुछ टाइम पहले, तो यह इलेक्ट्रॉन एक बार टकरा गया, मतलब किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से एक बार टकरा गया यह इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने और उस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और यही हमारा जो टाउ एवरेज है इसी को हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, 2 कोलिजन सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, मतलब एक कोलिजन हो गया, दूसरे कोलिजन बीच में कितने देर हुआ, रेस्ट किया, मतलब उसे कोई भी चोट नहीं लगी, उसे हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मान लो तुम मार्केट में गए, तुम्हें एक आदमी से धक्का लगा, मतलब तुम्हें चोट लगा। अब बीच में कब तक तुम्हें कोई धक्का नहीं मार रहा है और थर्ड पर्सन जब तुम्हें धक्का मार देगा तो बीच में जो गैप बचता है टाइम का उसे हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब उतने टाइम तक इलेक्ट्रॉन रेस्ट किया, रिलैक्स किया, तो इसे बोलते हैं टाउ एवरेज। तो वी डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी थी, E/m इंटू टाउ एवरेज। तो तुम्हारा फार्मूला ड्रिफ्ट स्पीड का आ चुका है। अब तुम्हें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, देखना ध्यान से। वी डी इज इक्वल टू E/m इंटू टाउ एवरेज। वी डी इज इक्वल टू डेल्टा वी हमने पढ़ा रखा है, डेल्टा वी होता है E इंटू एल। अगर हमारे कंडक्टर की लेंथ कितनी हो, अगर हमारे कंडक्टर की लेंथ एल हो तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल लिखोगे तुम B बराबर E इंटू एल लिखोगे, तो डेल्टा बी की जगह पर हो जाएगा V इंटू E इंटू एल। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V था तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू तुम्हारा V/L होगा, E इज इक्वल टू V/L होगा, तो रख दो E इंटू V/m इंटू एल। ई की जगह पे मैंने V/L रख दिया इंटू टाउ एवरेज। तो ड्रिफ्ट का फार्मूला आ गया तुम्हारा E/ml इंटू टाउ एवरेज आ गया। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट तुम्हें लग नहीं रहा होगा, लेकिन मान के चलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो EV/ml इंटू टाउ एवरेज यह तुम्हारा ड्रिफ्ट की फार्मूला होती है। अब तुम पूछोगे भैया एक एक का मतलब बता दो, इसे बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर यह होता है। टाउ एवरेज तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है ही, जिसे मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। मानते हो इतना? अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, रिलेशन ऑफ करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट का क्या रिलेशन है इसे हम देखेंगे, ध्यान से सुनना। अभी तक इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन होकर ऐसे फ्लो कर रहे थे, कैसे फ्लो कर रहे थे, हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, नेगेटिव टर्मिनल लगाया, इस तरह से लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, बीच में एक कंसीडर करते हैं कुछ एरिया, उस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे देख लेते हैं। मान लेते हैं इस वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, इस इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन से, तो कब वह निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए इस एरिया से, उसे हमें बस मतलब इस वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, ठीक, उसे हमें निकालना है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम निकालते हैं चार्ज कितना इसके अंदर है, इसके अंदर चार्ज कितना होगा। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज है वह dq है, मतलब बहुत कम चार्ज है, छोटा सा चार्ज है dq।
इस जो इतना एरिया मैंने कंसीडर करा है, इतना बीच वाले एरिया से मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज क्या है, डी क्यू। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, यह होगी, मैं कुछ टर्म्स तुम्हें पहले सबसे पहले बता देता हूं। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम बोल देते हैं स्मॉल एन। अब एन को क्या लिख सकते हो, अगर इस कंडक्टर का लेंथ एल है तुम्हारा तो इसे लिख सकते हो तुम कैपिटल एन बाई एल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई एल। तो एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हो। तो डी क्यू क्या होगा, इस बीच में डी क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, इसमें तुम लिखोगे मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखोगे इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन लिखोगे। मानते हो कि नहीं? सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा, यहां पर मैंने लेंथ लिख दिया यार, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने बताया कि तुम लिखोगे ई की इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इस एरिया में अगर मुझे निकालना हो, क्या इस एरिया में मुझे मतलब ये जो वॉल्यूम है पूरा, इसमें हमें निकालना हो चार्ज कितना है, तो हम लिखेंगे एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसे लिख लेंगे, और उस बीच में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मानते हो? ठीक, तो हम इसे लिखेंगे ई। अब एन की वैल्यू कितनी होगी, इसे एन को देखो तो एन की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी स्मॉल एन इंटू वी। वी क्या है, वी है तुम्हारा वॉल्यूम, कंफ्यूज नहीं होना है, वॉल्यूम। तो ई एन इंटू वी लिखोगे, वी की वैल्यू लिखोगे वॉल्यूम, बी को वैल्यू लिखोगे तुम वॉल्यूम। अब मान लेते हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ए है, दिया होता है तुम्हें क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हारा ए दिया हुआ है तुम्हें, इतना मान के चलो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें दिया हुआ है, ई एन लिख दो। वी को कैसे तुम लिखते हो, वॉल्यूम क्या होती है, एक सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, लिखते हो तुम बेस एरिया इंटू हाइट। हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें इसके अंदर वाला एरिया चाहिए, मतलब इस वाले एरिया, ध्यान से सुनना, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके तुम्हें दिखाता हूं। हमें इस एरिया की बात करनी है, मतलब इस वॉल्यूम की बात करनी है, तो हम करेंगे क्या, बेस एरिया, एरिया तो हमारा ए ही होगा, मतलब पूरे कंडक्टर का एरिया अगर ए है तो ए भी एरिया तो ए होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट हमारी कितनी है, ड्रिफ्ट हाइट क्या लिखते हो तुम, दूरी इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मान लेते हैं इसकी लेंथ कुछ भी रही हो, एक्स मान लो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है हमारी, ड्रिफ्ट स्पीड इंटू टाइम मतलब डी टी, छोटा सा टाइम की बात कर रहा हूं, तो ड्रिफ्ट स्पीड इंटू डी टी हो गया। तो डी क्यू यहां पर है, और ई एन मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया मतलब ए इंटू हाइट, हाइट कितना है मतलब इस एरिया का हाइट, जो इतना वॉल्यूम है इसका हाइट, मतलब इतना छोटे से पार्ट का, तो हाइट क्या होता है मतलब एक्स लिखना है, एक्स की जगह तुम लिखोगे वी डी इंटू डी टी। समझ में आ रहा है, तुम लिखोगे यहां पर, अब वी डी को एक साइड में कर लेते हैं, वी डी, ई लिखते हैं, एन लिखते हैं, ए लिखते हैं, और डी क्यू बाई डी टी, मतलब डी टी को हम इस साइड में लाते हैं और यहां पर लिख देते हैं डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी तुम्हारा होता है आई, और यहां पर लिखोगे तुम वी डी ई एन ए, या फिर तुम्हें एक अच्छी तरीके से याद होगा, तुम लिखते हो एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, इसे तुम बोलते हो ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब करंट रिलेशन, करंट का रिलेशन किसके साथ, ड्रिफ्ट स्पीड के साथ। देखना, आई इज इक्वल टू एन, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए क्या है तुम्हारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। वी डी क्या है तुम्हारी ड्रिफ्ट स्पीड है,
तुम्हारी ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट को मैंने तुम्हें डिस्कस कर दिया। आई इज इक्वल टू NEAVD, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया जो कि ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला है। अब ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था, ठीक। इसके बाद कल का रिलेशन हम कौन सा देखेंगे, आई और VDENA का फार्मूला, VDENA, आई बराबर VDENA होता है। और मैंने एक चीज़ और निकाला, तो तुम्हारा यहाँ पर VD की वैल्यू EE/m इंटू टाउ एवरेज, इसे मिलाकर एक खूबसूरत सा फार्मूला तुम्हारा डिराइव होगा रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक। उसे हम कल देखेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। आई होप कि तुम्हें मज़ा आया हो, तुम्हें समझ में आया हो हर चीज़ें। तो पढ़कर जरूर आना, सारी चीज़ें रिवाइज जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।